आज की क्लास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पर है। इसे हिंदी में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। स्प्लिट होना, स्प्लिट मतलब विपाटन। विपाटन का तात्पर्य विभाजन से भी है। आप ये मान सकते हैं कि विभाजन, ऊर्जा में विभाजन, वो कहलाएगा आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हम आज जो बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं उनमें हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानकारी लेंगे। एक्सियल एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, लिगेंड एंड मेटल कैरेक्टर क्या डिपेंड करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्फेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पे होगा। सबसे पहले हम जो पहले पढ़ चुके थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसका हल्का सा और हम बेसिक बता देते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व रहता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए आगे जो हम पढ़ने वाले उसमें। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्क्राइब द ब्रेकिंग ऑफ ऑर्बिटल डीजनरेसी। ऑर्बिटल डीजनरेसी का मतलब जिसमें ऑर्बिटल के जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो इक्वल होते हैं, उसे वो ब्रेक करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। इन अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड की उपस्थिति में ऑर्बिटल्स के जो ब्रेकिंग होते हैं, एनर्जी में ब्रेकिंग होती है, उसके बारे में जानकारी देता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। ये उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है कि मेटल और लिगेंड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसके बारे में जानकारी देगा। साथ में based on the strength of the metal ligand bond, the energy of system is altered. This may lead to the change in magnetic property as well as color. This theory was developed by H. Bethe, जिसको हैंस बेथे कह सकते हैं, एंड जे एच वैन ब्लैक। जे एच वैन ब्लैक, इन दोनों ने इसके बारे में जानकारियां दी थी। हम थोड़ी जानकारी जो मैंने पहले बताया, सबसे छोटा पॉइंट वो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये होगा जिसमें आने वाले जो लिगेंड्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिटल्स में आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर पेयर ना करके वो अनपेयर्ड होते जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है D1 पे। तो D1 पे हमने देखा कि टाइटेनियम 3+ का एक एग्जांपल है जिसमें D पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन शो किया गया होगा। फिर उसके बाद टाइटेनियम 2+ और वैनेडियम 3+ पे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं, आप देख सकते हैं दोनों अनपेयर्ड है, वो पेयर नहीं हुआ। और ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो कॉमन है। इसके बाद आपको शायद पता होगा कि D4 में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी हो सकते हैं और पेयर्ड भी हो सकते हैं, दोनों चांसेस हैं। तो यहां से डिफरेंशिएट करता है हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आप देख सकते हैं। क्रोमियम 2+ और मैग्नीज 3+ दोनों ऐसे आयन हैं जो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पर कब हाई स्पिन बनाएगा और कब लो स्पिन बनाएगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर उनके d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पेयर ना होके अनपेयर्ड हो जाए, यहाँ पे पेयर होना चाहिए था लेकिन पेयर नहीं हुआ, अगर पेयर हुआ तो वो लो स्पिन कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पेयर हो रहा है, स्पिनिंग नहीं कर रहा है, चक्रण नहीं कर रहा है, तो चक्रण कर रहा है तो लो स्पिन में आएगा। चक्रण नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कहलाएगा। जो चक्रण कर दिया तो लो स्पिन, और चक्रण नहीं किया तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो ये हाई स्पिन की तरफ गया, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, तो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का वो लो होता है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हाई होगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको अगले D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप कि D में इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। सेम वैसे ही D6 में देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, पेयर हो गए हैं, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड है। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, और इसके आगे D8 से लेकर D10 तक एज इट इज है, जैसा लो स्पिन रहेगा वैसे हाई स्पिन रहेगा। तो लो स्पिन और हाई स्पिन का जो पेयरिंग और अनपेयरिंग जो चेंजेबल होता है वो D4 से लेकर D7 तक का आपको नजर आएगा। ये हमेशा याद रखें, कहां से लेकर, D4 से लेकर D7 तक का, क्योंकि D1 D2 और D3 में सेम है,
और D8, D9 और D10 में भी सेम मिलेगा। D4 और D7 में लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का अनपेयर और पेयर होना दोनों अलग अलग नजर आएगा। ये दोनों एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको। ये कहलाएगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और ये कहलाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। दोनों के एनर्जीज में थोड़े डिफरेंशिएट है। आपको पता होगा ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो ग्राउंड लेवल एनर्जी है और हाई लेवल जो एनर्जी है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर ना होकर क्या हो जाता है, अनपेयर हो जाता है। सेम वही कहानी जो है अगले स्टेज में है कि यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है जम कर कर यहाँ नहीं जाकर वो क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है। तो ये आपका इस कारण से पेयरिंग करेगा क्योंकि इसके बीच का जो गैप, एनर्जी गैप है वो ज्यादा होता है। और ये इफेक्ट जो है वो दो बेसिक इफेक्ट के कारण होता है। एक को आप वीक फील्ड कह सकते हैं और एक को स्ट्रॉन्ग फील्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिला है हाई स्पिन में वो वीक फील्ड लिगेंड के कारण है। वीक फील्ड लिगेंड जो रहता है दोनों के बीच गैप को बढ़ा नहीं पाता। वीक फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होंगे जिनका फील्ड कमजोर होता है। जैसे आप ध्यान देंगे इसमें कुछ पर्टिकुलर लिगेंड के कारण ऐसा होता है जिसे हम वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। वीक फील्ड लिगेंड है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। मैं कुछ एक आध एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। जैसे क्रोमियम का हेक्सा एक्वो क्रोमियम आयन जो एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, कौन सा वाला एग्जांपल, सॉरी, हेक्सा एक्वो क्रोमियम, सॉरी 2O6 और 3+ एग्जाम्पल। ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल होगा। और क्योंकि इसमें क्रोमियम क्रोमियम के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कमजोर होता है और इसलिए ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। साथ में आपको याद रखना पड़ेगा, सॉरी, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ये ध्यान मत देना अभी। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा वाटर मॉलिक्यूल? वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। मतलब दोनों के एनर्जी गैप को ये बढ़ा नहीं पाता, ये इस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होंगे, किसमें? क्रोमियम में। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो आएगा वो कैसा लिगेंड होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। अगला एग्जांपल इसी क्रोमियम पर बेस्ड आप अगर लाएंगे Cr के साथ NH3 को लाएंगे। ये अगर NH3 आएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये बनाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये जो लिगेंड होगा वो कहलाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसे याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसको मैंने अभी कहा था एक्सियल एंड नॉन एक्सियल टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इसमें दो कैटेगरीज होते हैं। पहला कैटेगरी जो है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, और दूसरा डी जेड स्क्वायर। उसके बाद अगला है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो आप देखेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो एक्सिस में है। आपको दिखाई दे रहा होगा, किसमें है? ये एक्सिस में है। सपोज ये एक्स होगा और ये वाई होगा। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अगेंस्ट ये फैले हुए हैं। इसका मतलब डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। डायग्राम में ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ये 3D ऑर्बिटल है तो ये एक्सियल है। ठीक वैसे ही आपको जो स्टेट दिख रहा है वो जेड एक्सेस है। जेड एक्सेस में आपको दिखाई दे रहा होगा वो डी जेड स्क्वायर है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एनर्जी का ये जो ग्रुप है डी ऑर्बिटल का, ईजी ऑर्बिटल ग्रुप, ये ऑर्बिटल ग्रुप जो है वो एक्सियल ऑर्बिटल ग्रुप कहलाएगा। एक्सेस में इसके जो लोब्स होते हैं ऑर्बिटल का वो एक्सेस अक्ष की तरफ फैले हुए होते हैं। एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्सेस में फैले हुए हैं और डी जेड स्क्वायर जो है वो जेड एक्सेस में फैले हुए हैं। तो ये जो एनर्जी ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? आपका
एक्सियल ऑर्बिटल ग्रुप कहलाएगा। ठीक वैसे ही तीन जो ऑर्बिटल है dxy, dyz और dzx, ये नॉन एक्सियल ग्रुप कहलाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो आपको लोब्स दिखाई दे रहे हैं वो बीचों बीच निकले हैं, देख लीजिए ये एक्सेस है, लेकिन ये एक्सेस के बीच में है, ये भी एक्सेस के बीच में, ये भी एक्सेस के बीच में है। एक्स वाई एक्सेस के बीच में होगा तो dxy कहलाएगा, वाई जेड एक्सेस सॉरी जेड जेड एक्स एक्सेस के बीच में होगा तो dxz कहलाएगा, और वाई जेड एक्सेस के बीच में आएगा, एक्सेस में नहीं आएगा, ये एक्सेस के बीच वाला हिस्सा होगा तो क्या कहलाएगा आपका, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहलाएगा। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के ग्रुप T2G ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डिजेनरेसी जो है वो डबल डिजेनरेसी रहती है, ट्रिपल डिजेनरेसी के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है लिगेंड और मेटल कैरेक्टर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो डिपेंड ये करता है कि आने वाला जो लिगेंड है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पहला। दूसरा, उसमें कैरेक्टर आयनिक होना चाहिए, ये मस्ट होता है। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा उसमें उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, वीक फील्ड कम होगा। जैसे पोलर प्रॉपर्टी भी इसमें देखा जाता है, जैसे एग्जांपल है साइनाइड में माइनस चार्ज होता है लेकिन अमोनिया में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अमोनिया में डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होता है। इस कारण से साइनाइड और अमोनिया दोनों के दोनों हाई स्पिन सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कैटेगरी में आते हैं, ये याद रखना, क्योंकि इनके डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होते हैं। ठीक वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड के कैटेगरी में आएगा। वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ फ्लोराइड, साइनाइड सॉरी फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सभी जो आयन मिलेंगे आपको, क्लोराइड माइनस आयन, फ्लोराइड माइनस आयन, ये सारे के सारे आपके वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, ये याद रखना कैरेक्टर के लिए। मेटल, अब अगला मेटल कैरेक्टर रहता है। मेटल का साइज जितना छोटा आएगा उतना ही वो लिगेंड के करीब रहेगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएगा। ये आगे की थ्योरी में और हम जब फैक्टर अफेक्टिंग की क्लासेस में बताएंगे। अगला आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या होता है पहले आपको जान लेते हैं। तो आपके पास है 5 प्रकार के ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 प्रकार के ऑर्बिटल अभी इक्वल एनर्जी के हैं, याद रखिएगा। जब इस इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल पे कोई लिगेंड जो है आता है तो वो दोनों को एनर्जी ग्रुप में स्प्लिट कर देता है, किसी की एनर्जी को बढ़ाएगा, किसी की एनर्जी को घटाएगा। इसमें रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी आती है जिसे हम एक नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। सपोज ये आपका फिलहाल एक मेटल कैटायन है, जिस पर आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एज अ क्रिस्टल की तरह हुआ है, जिसमें मेटल का कैरेक्टर पॉजिटिव कैटायन की तरह होगा और लिगेंड का कैरेक्टर नेगेटिव मतलब एनायन की तरह होता है। दोनों के बीच ऑर्बिटल का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो अभी सपोज आपके पास मान लीजिए एक पर्टिकुलर मेटल चार्ज है, मेटल आयन है जिसमें प्लस चार्ज है, लेकिन आपको पता होगा कि नेगेटिव चार्ज अभी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ स्पेस में सरफेस में कवर्ड रहते हैं। अब ये पर्टिकुलर एक्सेस और नॉन एक्सेस ऑर्बिटल का मिक्सचर है अभी फिलहाल, मतलब इसके चारों तरफ जो आपको इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नजर आएगा वो एक्सियल भी होगा और नॉन एक्सियल भी होगा। तो जब लिगेंड आएगा, लिगेंड मेटल की तरफ आएगा तो ये देखा जाएगा कि वो किस तरफ आ रहा है। जैसे अगर वो हम किसकी बात करें ऑक्टाहेड्रल का, तो ऑक्टाहेड्रल में उसके जो ऑर्बिटल होते हैं सभी के सभी एक्सियल होते हैं। तो अगर ये हुआ कि ऑर्बिटल एक्सियल हुआ तो लिगेंड किधर आकर रिपल्स करेगा, क्योंकि लिगेंड का कैरेक्टर कैसा है, नेगेटिव है, और इसके क्लाउड के चारों तरफ भी कौन सा कैरेक्टर मिलेगा आपको, नेगेटिव कैरेक्टर। तो नेगेटिव कैरेक्टर होने के कारण ये जो लिगेंड आएगा वो मेटल के उस वाले ऑर्बिटल की तरफ वाले ऑर्बिटल के जो हिस्से हैं उसको रिपल्स करेगा जो एक्सेस के अंतर्गत आते हैं। तो एक्सेस के अंतर्गत कौन से आते हैं, ईजी वाले ग्रुप वाले ऑर्बिटल आते हैं। तो ईजी ग्रुप का जो ऑर्बिटल वाला हिस्से है उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और T2G वाले ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होगी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आप ये देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब ये एनर्जी इनकी रिपल्स करेगा तो इनकी एनर्जी ग्राउंड लेवल की तुलना में तो इसकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है,
लेकिन इस कैरेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा किसका बढ़ेगा, Eg वाले ग्रुप का बढ़ेगा, क्योंकि वो सारे ऑर्बिटल कैसे हैं, एक्सियल है। और T2G वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, क्योंकि सभी की कैरेक्टर एनर्जी कैसी है, लो है। अब इसके साथ नेक्स्ट आएगा आपका, जो मैंने आपको दिखाया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टेट, जो मैंने आपको बताया, देख लीजिए। इसमें जो ऑर्बिटल मिलेंगे वो एक्सियल जो रहेंगे उसकी एनर्जी बढ़ाएगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, और नॉन एक्सियल की एनर्जी बढ़ाएगा तो टेट्राहेड्रल होगा। ये थोड़ा देख लीजिए इसको, जैसे ये है, ये ऑक्टाहेड्रल, अच्छे से देख लीजिए इसको, ये ऑक्टाहेड्रल है और सभी एक्स वाई और जेड एक्सेस में है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी ऑक्टाहेड्रल में। अब इसे थोड़ा बैक जाते हैं, अब टेट्राहेड्रल आता है। तो टेट्राहेड्रल में आपको पता होगा सारे ऑर्बिटल नॉन एक्सियल है, दिख रहा है आपको, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, दिख रहा है आपको, सारे ऑर्बिटल कैसे हैं, नॉन एक्सियल। तो नॉन एक्सियल होने के कारण ये किस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, रिपल्स करके, नॉन एक्सियल वाले, मतलब कौन से वाले, T2G वाले की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और Eg की एनर्जी डिक्रीज होगी। ये टेट्राहेड्रल के केस में होगा, ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अब अगला आता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में चारों ऑर्बिटल कैसे होते हैं, प्लेन में होते हैं, मतलब केवल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में होते हैं, जेड एक्सेस में बिल्कुल ऑर्बिटल नहीं रहता। तो ऐसे केसेस में ये एनर्जी केवल किसकी बढ़ाएगा, dxy की एनर्जी बढ़ाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ाएगा, और dxy की एनर्जी बढ़ाएगा। किसकी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, dz स्क्वायर की एनर्जी थोड़ी डिक्रीज होगी। और सबसे कम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो कौन होंगे, dxz और yz। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है यहाँ से कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सबसे हाईएस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी किस ऑर्बिटल की होती है, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होती है। क्लियर है, ये कहलाएगा आपका सभी प्रकार के ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में उनकी स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है उस पर है। इससे संबंधित अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं।